नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। भोपाल में मिले 25 कोरोना पॉजिटिव और पॉजिटिव मरीज। अशोका गार्डन इलाके में सबसे ज्यादा 8 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इसमें एक 8 साल का बच्चा भी, 8 साल का मासूम भी कोरोना से संक्रमित है, कोविड-19 पॉजिटिव। शाहजहानाबाद के पुलिस कॉलोनी में भी 6 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें भोपाल से। जो अपडेट इस वक्त, लगातार कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। नतीजे फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिलेंगे। राजधानी भोपाल में ही 25 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अशोका गार्डन में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 8 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शाहजहानाबाद की पुलिस कॉलोनी में 6 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं और तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा भोपाल चिंता का विषय है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इन 3 शहरों में ही आंकड़ा 1300 के करीब। सीधा भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी इस मामले की जो शाहजहानाबाद और अशोका गार्डन से जुड़ा हुआ है। एकदम से ये आंकड़े बढ़ा रहे हैं इस तरीके के मामले। पूजा, बिल्कुल ललित, जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इंदौर के बाद राजधानी भोपाल में सबसे तेजी से ये संख्या बढ़ती जा रही है। आज सुबह की आई रिपोर्ट में 25 पॉजिटिव मरीज देखने को मिले हैं और खास बात यह कि अशोकानगर गार्डन में जहां 8 पॉजिटिव मरे हैं, ये एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां हैं, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। यानी कोरोना अब किसी की उम्र देख करके वार नहीं कर रहा है, उसको अपनी चपेट में नहीं ले रहा है। किसी भी उम्र का कोई भी उसको चपेट में ले रहा है कोरोना। और जिस तरीके से लगातार ये मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, ये उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है जो ओल्ड सिटी भोपाल में है। शाहजहानाबाद की बात करें या फिर अशोका गार्डन की बात करें, ये ऐसे एरिया है जहां पर क्राउडेड हमेशा रहते हैं, यहां पर भीड़ हमेशा लगी रहती है। लॉकडाउन चल रहा है, बावजूद इसके जिस तरीके से यहां से मरीज निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि संक्रमण की चेन नहीं टूट रही है, जिसकी वजह से परिवार वाले और यहां तक की जो पीढ़ियां हैं वो भी इसकी चपेट में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो पुलिस कॉलोनी है वहां से 6 लोग पॉजिटिव अभी फिलहाल मिले हैं। यानी ये कह सकते हैं कि या तो ये वही पुलिस कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पर मौजूद है, या फिर ये उनके परिवार से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। जिस तरीके से लगातार राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये एक संक्रमण की चेन है जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, खुद लोगों के लिए और जनता के लिए बहुत चुनौती बन चुकी है, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि पूजा, आप लगातार लंबे अरसे से इन आंकड़ों पर बड़ी बारीकी से नजर रख रही हैं और अब ये साफ हो जा रहा है कि जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर इसी रफ्तार से ये सिलसिला बढ़ता रहा तो भयंकर और भीषण स्थिति में हम जाने वाले हैं। बिल्कुल ललित, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही परिवार की अगर 3 पीढ़ियां इसकी चपेट में आ रही हैं तो समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति होती जा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ संक्रमण की चेन नहीं टूट पा रही है, इस वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनको आइसोलेट किया गया है, घरों में रखा गया है, बावजूद इसके जो संक्रमण घरों में ही अब फैलता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्यूटी पर जो तैनात कर्मचारी हैं वो भी अब घर जाने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी खुद को आइसोलेट रख रहे हैं। अगर घर भी पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कमरे से लेकर के अपनी सारी व्यवस्थाएं अलग कर ली हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके परिवार वालों को ये कोरोना संक्रमित कर रहा है तो यकीनन ये भयानक रूप ले चुका है और इसका संक्रमण अब तेजी से कहीं ना कहीं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास बात ये जो बच्चे हैं वो भी इनकी चपेट में आते हुए जा रहे हैं। रोजाना की अगर हम पॉजिटिव रिपोर्ट जो आती है उनके आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बच्चों 9 बच्चों में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 9 से लेकर आज तो खैर 8 साल का एक केस आ गया। कुछ केसेस कुछ दिनों के बच्चों से जुड़े हैं, हालांकि उनके सैंपल अभी आए नहीं, रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये सही कह रही हैं आप, बच्चों में भी अब तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। पूजा ने जिक्र किया था। अब इंदौर की हम बात करेंगे। राजधानी की बात हो गई। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 945 हो गई है
और इनमें से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इससे पहले यह कोशिश की गई, पहले आंकड़े बता देते हैं। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने 923 कोरोना संक्रमित मरीज होने की जानकारी दी थी। 4 मरीजों के सैंपल रिपीट होने के कारण बुधवार को इसमें संशोधन किया गया, अपडेशन किया गया। इसके बाद यह संख्या हो जाती है 919। बुधवार को मिले 26 नए पॉजिटिव मरीजों के बाद यह आंकड़ा पहुंच जाता है 945 तक। पॉजिटिव मिले 26 मरीजों में एमवाय अस्पताल परिसर में रहने वाले डॉक्टर के परिवार के सदस्य भी हैं। डॉक्टर्स को भी कोरोना संक्रमण नहीं छोड़ रहा है। ये डॉक्टर पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा टाटपट्टी, बाखल और चंदन नगर के मरीज भी इसमें शामिल है। देखिए कैसे छोटी सी गलतियां कुछ लोगों की पूरे प्रदेश पर भारी पड़ रही हैं। 30 लोगों पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद इंदौर जिले के पॉजिटिव का आंकड़ा 945 तक पहुंच गया है और इसके साथ ही कल एक मृत्यु दर्ज की गई थी, तो मृत्यु का आंकड़ा भी 53 हो गया है। 12 मरीज सेम्स मेडिकल कॉलेज से और 4 मरीज MRTV से डिस्चार्ज किए गए थे। अभी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और उनका सिर्फ कोरोना की 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाने का इंतजार हो रहा है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा इंदौर आपको लिए चलेंगे। अरुण, बहुत तेजी से बढ़ते आंकड़े और 3 शहरों का आंकड़ा 1300 के पार, तकरीबन 1300, उसमें से 1000 पर तो इंदौर ही पहुंचने वाला है। आज का अपडेट भी दें। बिल्कुल, देखिए अभी तो इंदौर में 26 मरीज ही पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन यदि ये जांच और तेज होगी तो और आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। 14 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 16 लाख लोगों की और स्क्रीनिंग अभी बाकी है। 1800 टीमें हैं जो घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। और ऐसे में अब ये 7 दिन में, अब 5-6 दिन में ये तय हो जाएगा कि इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीज कितने हैं, क्योंकि घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है और भीलवाड़ा जो मॉडल है उसी आधार पर इंदौर में अब काम किया जा रहा है। हर घर में स्वास्थ्य विभाग का अमला, नगर निगम और आशा कार्यकर्ताओं का अमला पहुंच रहा है। उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही लोगों से और संक्रमण के बारे में भी पूछा जा रहा है, किसी घर में सर्दी खांसी बुखार के मरीज तो नहीं है। तो अब 6 से 7 दिन में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इंदौर में कितने और संक्रमित मरीज हैं। हम आपको बता दें कि एक एमवाय अस्पताल की नर्स भी कोरोना संक्रमण के चलते उसकी मौत हुई है, हालांकि उसकी अभी रिपोर्ट। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त बिग ब्रेकिंग, पूरे देश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। यूपी के शामली से इस वक्त बड़ी खबर। मौलाना साद, याद है आपको, मरकज निजामुद्दीन, दिल्ली के निजामुद्दीन से जुड़ा हुआ मामला, जमाती तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ मामला, उसी के हेड है मौलाना साद। इनके ठिकाने पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। शामली में, यूपी के शामली में मौलाना साद का फार्म हाउस है। तबलीगी जमात का के प्रमुख है मौलाना साद के फार्म हाउस में दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। तबलीगी जमात के जलसे के बाद तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है। अलग अलग जगहों से, अधिकारियों से लेकर नेताओं तक ने यह कहा कि तबलीगी जमात के चलते इसका जो आयोजन था, इसके बाद तेजी से फैला है कोरोना। यूपी के शामली से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। मौलाना साद के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। मौलाना साद तबलीगी जमात के प्रमुख हैं और यूपी के शामली से चूंकि इनका जुड़ाव है, फार्म हाउस भी यहीं पर है इनका। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट दिल्ली पुलिस के हवाले से? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शामली पहुंची है। शामली पहुंचने के बाद वहां मौलाना साद का जो फार्म हाउस है, वहां पर 5 सदस्यीय टीम दिल्ली पुलिस की पहुंच करके इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और वहां पर उस फार्म हाउस के अंदर में तमाम जितने भी सामान है, जितने भी एसेट्स हैं, उसको खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि मौलाना साद
शामली वाले जो फार्म हाउस में वहां पर उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन वहां पर पहुंच करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कई अन्य एंगल से वहां पे तलाश कर रही है, तफ्तीश कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि मौलाना साद को तलाशने के लिए, उससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन को जांचने के लिए जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है, वो पीपी ड्रेस पहन करके वहां पहुंची है। यानी कि वो ड्रेस जो बकायदा जो कोरोना वायरस से बचाता हो, उसको संक्रमण होने से बचाता हो, उस ड्रेस को पहन करके वहां पे टीम पहुंची है। और वहां पे पहुंचने के बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इस तरह से कहना लाजमी होगा कि मौलाना साद से जुड़े हुए जो उसकी तफ्तीश करने के लिए और किस तरह से बकायदा मौलाना साद की जो भूमिका है, और इसके साथ साथ इस मामले में भी अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जुटी हुई है कि उसके बिल्कुल। शंकर अगले सवाल से पहले दर्शकों को बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पोस्टर स्टिकर लगा हुआ है और टीम पहुंची हुई है। 5 लोगों की ये टीम है, जैसा कि शंकर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात जो शंकर ने कही है, पीपीई किट पहुंचकर दिल्ली पुलिस का यहां पहुंचना क्या साबित करता है? शंकर, क्या यह माना जाए कोई खुफिया इनपुट था पुलिस के पास? एक और जमावट जैसी खबर हम फिर से सुन सकते हैं शंकर? निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है उसको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन का दायरा इस बात को लेकर है कि मौलाना साद की जो पृष्ठभूमि क्या रही है, किस तरह से उस पर उसका जो पहले का बैकग्राउंड रहा है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात के वो प्रमुख के तौर पर जाने जाते हैं, उसका जो संबंध है वो कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के साथ रही है। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के साथ में उसका संबंध है, कहीं कोई किसी संदिग्ध युवक के साथ में उसका संबंध तो नहीं है। इसके साथ साथ किस तरह से कई संपत्तियों को बनाया है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हालांकि इस मामले में कहा जाए जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले को दर्ज किया है और क्राइम ब्रांच के मामले को ही आधार बनाते हुए अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी इस मामले को दर्ज किया है। तो अब यहाँ पर तफ्तीश का जो हिस्सा इस बात को भी लेकर होगा, जिस तरह से ईडी ने इस मामले में दर्ज किया है, वो मामला था पीएमएल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो अब ये यहाँ जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह से मौलाना साद के संबंध जो हैं, किस तरह से वो अवैध संपत्तियों को बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर बात करें यहाँ पर शामली वाले फार्म हाउस की अगर बात करें तो शामली वाले फार्म हाउस में वो फिलहाल वहां पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन उससे जुड़े तमाम जानकारियों को बकायदा वहां पर खंगालने में जुटी हुई है। घर के अंदर मौजूद जो सदस्य थे उनसे बकायदा पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ वहाँ घर के अंदर में जो तमाम जो लोग हैं उसका मोबाइल फोन वो रखवाया गया और इसके साथ वहां पर जो कंप्यूटर रखे हुए हैं, कंप्यूटर को खंगालने में जुटी हुई है क्राइम ब्रांच की टीम। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में मौलाना साद की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इसी मामले को जांचने के लिए, तफ्तीश करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम शामली पहुंची है। और शामली में जो टीम पहुंची है वहां पे 5 सदस्यीय टीम पहुंची है। ये 5 सदस्यीय टीम में से एक वरिष्ठ स्तर के दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी हैं, जो बकायदा उनके सुपरविजन में बकायदा ये जांच चल रही है। जो एसीपी अरविंद यादव है वो इस पूरे टीम को नेतृत्व कर रहे हैं, जो वहां पर पहुंच करके तमाम जो भी इन्वेस्टिगेशन सामान को इकट्ठा किया जा रहा है उसको जांचा परखा जा रहा है। उसके बाद इस मामले की रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दी जाएगी और इस मामले की जो तफ्तीश का रिपोर्ट है उसी को आधार बनाते हुए ईडी भी जल्द ही इस मामले में आगे कार्रवाई करने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी शंकर जानकारी दे रहे थे। एक तरफ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। क्राइम ब्रांच का ये स्टिकर लगा हुआ दिख रहा है गाड़ियों में। इन्हीं गाड़ियों के जरिए टीम यहां पर पहुंची है, पड़ताल की जा रही है, कंप्यूटर खंगाला जा रहा है, जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया है। और इसी बीच बिग ब्रेकिंग जबलपुर से जुड़ी हुई मिल रही है। जबलपुर में किसान की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गोरा बाजार थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव निलंबित। पुलिस पिटाई से किसान की मौत का यह पूरा मामला है। 5 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद थाना प्रभारी भी निलंबित। 16 अप्रैल का यह पूरा मामला है। 16 अप्रैल की रात को किसान की पिटाई हुई थी। ये किसान गाय की तलाश में निकला हुआ था। पुलिस लॉकडाउन भी चल रहा है, इसे पीटा गया, बेदम पीटा गया और इलाज के दौरान 20 अप्रैल को किसान की मौत हो गई। बंशी कुशवाहा ये इस किसान का नाम है। परिजनों ने इसके बाद हंगामा भी किया था, काफी इस मामले ने तूल भी पकड़ा और अब बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई है।
थाना प्रभारी, 5 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद थाना प्रभारी भी निलंबित कर दिए गए हैं। गोरा बाजार थाने के प्रभारी हैं दिलीप श्रीवास्तव, निलंबन कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसकी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम बघेल, भूपेश बघेल ने जानकारी दी है। सोनिया गांधी को फीडबैक दिया गया है। लॉकडाउन और राहत कार्यों पर फीडबैक दिया गया है। इधर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना के कारण देश को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, करीब 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा है। बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। इस संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार को हर एक परिवार को कम से कम 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। और इस बैठक में तमाम और पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। अगली खबर भोपाल से, कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। सीएम शिवराज ने एक बैठक ली है। राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की यह बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहे। कोरोना संकट पर मंथन हुआ है। सीएम आज 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने वाले हैं। शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक है। शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक है और 6 बजे फेसबुक पर लाइव रहेंगे सीएम शिवराज। वो जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। लोग जो सवाल पूछेंगे, फेसबुक यूजर जो सवाल पूछेंगे उनका वो जवाब देंगे। और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, एक्शन शुरू हो चुका है। एक्शन बहुत पहले शुरू हो चुका है, अब इसकी रफ्तार बढ़ाई जा रही है। शरद, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलाहकार जो समिति बनाई गई थी कोरोना की रोकथाम को लेकर, उसकी बैठक ली है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। देखिए, इस सलाहकार समिति में जो सदस्य बनाए गए हैं उनमें जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, जो खुद भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल रहे। और इस बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बताया सदस्यों को, जो सलाहकार समिति के हैं, कि सरकार आखिरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठा रही है। साथ ही साथ जो करीब 13 जो सदस्य हैं इस समिति में शामिल किए गए हैं, उन सब के भी सुझाव सरकार की ओर से लिए गए हैं। कैलाश सत्यार्थी ने भी बैठक के दौरान, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, उसमें अपने सुझाव रखे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जाना है, सोसाइटी में क्या कुछ कदम और उठाए जा सकते हैं। हालांकि सरकार पहले से उठा रही है। इन सारे जो पहलू हैं उनको लेकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान में चर्चा हुई है। एक जानकारी और भी ये भी है कि जब बैठक हुई तो उस दौरान में अधिकारी भी मौजूद थे और अधिकारियों ने भी एक प्रेजेंटेशन के जरिए सलाहकार समिति के सदस्यों को ये बताया कि सरकार की कोरोना को रोकथाम को लेकर क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। तो कह सकते हैं कोशिशें जारी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कोशिशें रंग लाएंगी और एक ना एक दिन हम कोरोना को जरूर हरा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे और तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। एक और अहम खबर भोपाल से, गृह मंत्री से मिले हैं डीजीपी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पर डीजीपी ने उनसे मुलाकात की है। डीजीपी विवेक जौहरी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी विवेक जौहरी ने गृह मंत्री, नवनियुक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी है। तो ये वो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। किस तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति है, ये पूरी जानकारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। इधर लॉकडाउन बढ़ने के बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर अपने गांव जाने लगे हैं। इसी कड़ी में गुजरात में काम करने वाले उड़ीसा के 8 मजदूर साइकिल से निकल पड़े। ये सभी करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बैतूल पहुंचे हैं। यहाँ कुछ मुस्लिम युवाओं ने इन्हें भोजन करवाया है। इनके आगे के सफर के लिए भी इन्हें भोजन सामग्री दी गई है।
और अब बात अमानवीयता की। उज्जैन में एक महिला को सैनिटाइज किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि 20 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि इस तरीके से छिड़काव करना घातक हो सकता है, शरीर के अंगों को इससे नुकसान पहुंचता है। खुले में अगर सैनिटाइजर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है वो भी बेहद हानिकारक होता है। खुले में इस तरीके का इस्तेमाल, सभी कलेक्टरों के लिए पत्र जारी किया गया था। इंसानों पर इस तरीके से छिड़काव करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अलग है, छिड़काव करना घातक हो सकता है। और राजस्थान के कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों की घर वापसी हो रही है। छात्रों को लेकर देर रात करीब 2 बजे ये बस ग्वालियर लौटी है। सभी बच्चों को झांसी रोड पर एक कॉलेज परिसर में रखवाया गया है। सभी की स्क्रीनिंग होगी, इसके बाद इन्हें इनके घर भेजा जाएगा और यहां वो जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में क्वारंटाइन रहेंगे। मुरैना के 115 छात्र निजी गाड़ियों की मदद से पहुंचे हैं। वहीं खंडवा, गुना, आगरमालवा, शिवपुरी के छात्रों को भी बस कोटा से लेकर यहां पहुंची।